Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो अपवाह तंत्र। तो देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है अपवाह तंत्र। अगर हम इसमें बात करें तो देखिए, भारत जो है नदियों का देश है और भारत में तकरीबन 4000 से छोटी बड़ी नदियां हैं। इसके साथ ही जिसमें से 23 बड़ी नदियां और 200 के तकरीबन छोटी नदियां। इसके साथ ही भारत में जितनी भी सभ्यताएं, भारत में जो भी प्राचीन सभ्यताएं जो भी स्टार्ट हुई, सब नदियों के किनारे ही हुई है। जैसे कि बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता। इसके साथ ही अगर हम आगे बात करें तो देखा जाए तो मैक्सिमम जो भी सभ्यताएं वो सब नदियों के किनारे। और देखा जाए तो आदिकाल से मानव का जो जीविकोपार्जन का जो स्रोत रहा है वो नदियों द्वारा ही होता है। नदियों से भी ये क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। तो आइए तो इसके टॉपिक के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ हमारे पास टॉपिक हैं, उसके बारे में पहले समझते हैं। जैसे प्रवाह, पहला जो टॉपिक हमारा प्रवाह। अगर हम इसको बात करें तो नदियों का जो रेखीय स्वरूप होता है उसको हम बोलते हैं नदियों का रेखीय स्वरूप। इसको हम बोलते हैं प्रवाह। अगर हम प्रवाह तंत्र की बात करें, तो नदियों का रेखीय स्वरूप है। इसी का जो जाल ले लें, नदियों के रेखीय स्वरूप का संजाल, इसको हम बोलते हैं प्रवाह तंत्र। अब आगे बात करें तो अपवाह। देखिए, जो बेसिकली आज का हमारा जो टॉपिक है अपवाह तंत्र। अपवाह सबसे पहले हम इसको समझते हैं तो क्या है, तो निश्चित वाहिकाओं द्वारा लिए गए जल को हम बोलते हैं अपवाह तंत्र। यानी कि समझने के लिए कि कोई विशेष नदी द्रोणी जो उस भूभाग या क्षेत्रफल से जो उस जल को ग्रहण करती है, ले जाती है, उसको हम बोलते हैं अपवाह तंत्र। अगर इसको हम डिफिनीशन के रूप में देखें तो अपवाह को हम लिख सकते हैं निश्चित वाहिकाओं द्वारा जल प्रवाह, को हम बोलते हैं अपवाह। अगर यहीं पर हम अपवाह तंत्र की बात करें, तो निश्चित वाहिकाओं द्वारा जो यही निश्चित वाहिकाओं का जो जाल हो जाएगा, इसी को हम बोलते हैं निश्चित वाहिकाओं के जाल को हम बोलते हैं अपवाह तंत्र। यानी कि समझाने के तौर पर अपवाह यानी निश्चित वाहिकाओं द्वारा जल प्रवाह को हम बोलते हैं अपवाह। और अपवाह तंत्र यानी इसी का अगर जाल यानी ढेर सारा रूप हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे अपवाह तंत्र। अगर हम आगे बात करें तो अगर हम बात करें भारत में अपवाह तंत्र की बात करें, उससे पहले हमको कुछ नदियों का उदाहरण, वेरिफिकेशन या क्लासिफिकेशन। अगर देखें तो नदियों का हम कुछ स्वरूप देखते हैं या नदियों के प्रकार, जिसमें से एक पहला पूर्ववर्ती नदियां, दूसरा है अनुवर्ती नदियां। ये कुछ नदियों के प्रकार है। तीसरा है, अगर तीसरे की बात करें तो वह है परवर्ती नदियां। देखिए, पूर्ववर्ती नदियां क्या है, तो
पूर्ववर्ती नदियां ऐसी नदियां जो हिमालय की उत्पत्ति के पहले से ही यानी कि वे नदियां जो हिमालय की उत्पत्ति के पहले से ही जो नदियां उनको हम बोलते पूर्ववर्ती नदियां, और अनुवर्ती नदियां जो हिमालय के ढाल के अनुरूप बहती है उसको हम बोलते हैं अनुवर्ती नदियां। इसके बाद परवर्ती नदियां जैसे चंबल हो गया, ऐसी नदियां क्या करती हैं कि मतलब अनुवर्ती नदियों का अपोजिट परवर्ती नदियां जो यानी कि हिमालय के ढाल के विपरीत दिशा में जाती है। जैसे मान लीजिए नदी है जैसे गंगा है, इसके साथ ही जो भी और नदियां हैं यमुना, ये सब अनुवर्ती नदियों के उदाहरण है। लेकिन परवर्ती नदियां यानी ये देखिए जो चंबल नदी है, सोन नदी, ये सब नदी अपोजिट चलते हैं तो इसको बोलते हैं परवर्ती नदियां। अब आगे बात करेंगे भारत के अपवाद तंत्र की। तो देखिए पहले अगर क्लासिफिकेशन करें तो भारत में जो नदियां, भारत की नदियां अपवाद तंत्र, उसको हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला समुद्र में भारत का अपवाद तंत्र यानी नदियों का अपवाद तंत्र, नदियों का अपवाद तंत्र। अगर इसको अपवाद तंत्र को अगर हम देखें समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर, यानी कि अगर हम भारत में नदियों के अपवाद तंत्र का समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर देखें तो इसको हम कर सकते हैं दो भागों में। पहला, एक अरब सागर में जल विसर्जित करने वाली नदियां, करने वाली नदियां। दूसरी बात करें तो बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करने वाली नदियां, जल विसर्जित करने वाली नदियां। अब देखिए अगर इसका उदाहरण देखें तो इसमें भी ढेर सारी नदी आ जाएंगी, जैसे नर्मदा, ताप्ती। अगर इसमें बात करें तो इसमें आ जाएंगे गंगा के बाद ब्रह्मपुत्र, कृष्णा के बाद महानदी, कावेरी, और भी ढेर सारी नदियां। अब इसके बाद बात करेंगे भारत के उद्गम और प्रकृति के आधार पर नदियों का अपवाद तंत्र। पहला तो हो गया समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर, पहला अरब सागर में, दूसरा बंगाल की खाड़ी में, जिसमें से इसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, महानदी या और भी नदियां, कावेरी हो गया। अगर इधर बात करें तो अरब सागर में नर्मदा, ताप्ती। अब बात करेंगे नदियों की प्रकृति और उद्गम के आधार पर। तो देखिए अगर अपवाद तंत्र का अगर क्लासिफिकेशन करें उत्पत्ति और प्रकृति के आधार पर, तो इसको हम दो बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। पहला हिमालय तंत्र की नदियां, यह एक टाइप हुआ। इसका जो दूसरा टाइप है वह है प्रायद्वीपीय नदियां। इसको हम बोलते हैं दक्षिण भारत की नदियां। इसको बोलते हैं उत्तर भारत की नदियां। अगर इसमें बात करें तो मेनली तीन नदियां, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र।
अगर इसमें बात करें तो इसमें कृष्णा, कृष्णा हो गई, महानदी, नर्मदा, ताप्ती और गोदावरी, कावेरी, पेन्नार आदि नदियां। तो अब देखिए, अगर भारत की नदियों का अपवाह तंत्र, यानी कि इसको हम अगर बात करें तो उत्पत्ति व प्रकृति के आधार पर, उत्पत्ति व प्रकृति के आधार पर अगर हम अपवाह तंत्र की बात करें तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हिमालय तंत्र की नदियां या उत्तर भारत की नदियां, दूसरा प्रायद्वीपीय नदियां या दक्षिण भारत की नदियां, जिसमें से इसमें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और इसमें कृष्णा, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी और कावेरी, पेन्नार आदि नदियां आएंगे। तो चलते हिमालय तंत्र की नदियां। तो ये हिमालय तंत्र की नदियां, तो इसमें जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वह सिंधु नदी तंत्र, यानी आज का जो हमारा टॉपिक वह सिंधु नदी तंत्र। तो इसके बारे में हम कुछ पॉइंट जानेंगे कहाँ से। सबसे पहले एक बात और, इसकी उत्पत्ति देख लेते हैं पहले, हिमालय तंत्र की नदियां। तो देखिए, अगर हिमालय तंत्र की नदियों की उत्पत्ति की बात करें तो मायोसीन काल में एक नदी थी जिसको हम इंडो ब्रह्म नदी या शिवालिक नदी कहते थे, वह जो कि असम से लेकर पंजाब तक, असम से लेकर पंजाब तक बहती थी। वह भी अनुदैर्ध्य रूप में बहती थी। और इसके साथ ही जो पंजाब का जो दक्षिणी भाग, निम्न भाग है, उसमें अपना जल अपवाहित करते थे, गिराते थे। यानी कि असम से लेकर, यानी मायोसीन काल में यह असम, यहाँ से एक नदी ऐसे अनुदैर्ध्य रूप में, यह पंजाब के निचले भाग में अपना जल गिराती थी। फिर देखिए, इसी को अगर बात करें आगे, यह असम से पंजाब तक निचले भाग में जल गिराती थी मायोसीन काल में। देखिए, इसका अगर बात करें तो प्लीस्टोसीन काल में, प्लीस्टोसीन काल में क्या हुआ कि इसका वर्गीकरण हो गया। इसको, ये जो पश्चिम की नदियां हैं, इसको हम बोलने लगे सिंधु नदी तंत्र, और उसकी 5 सहायक नदियां, जिसमें से झेलम, सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास। इसके मध्य वाले को हम बोलने लगे गंगा नदी तंत्र, वह इसकी सहायक नदियां। इसको हम बोलने लगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो मायोसीन काल में ये जो नदी बहती थी, इसको हम बोलते थे इंडो ब्रह्म नदी या शिवालिक नदी। तो
अब बात करें अगर सिंधु नदी की, बात करें अगर हम सिंधु नदी की, तो सबसे पहले इसको समझिए कि असम से पंजाब तक जो कि निचले भाग में जल गिराती है तो इसको बोलते थे इंडो ब्रह्म नदी या शिवालिक नदी, और जिसको प्लीस्टोसीन काल में इसको सिंधु नदी, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में डिवाइड कर दिया गया 3 पार्ट में। देखिए इसका कारण क्या था, तो यहाँ पर दिल्ली के करीब यहाँ पर एक पोटवार पठार मध्य प्लीस्टोसीन काल में क्या हुआ कि यहाँ पर एक पोटवार पठार, जिसको हम दिल्ली रिज भी बोलते हैं, पोटवार पठार का निर्माण हुआ मध्य प्लीस्टोसीन काल में। और यहाँ पर बात करें, यहाँ पर राजमहल की पहाड़ी जो कि झारखंड में है, और इसके साथ ही इस साइड मेघालय का पठार। देखिए इसके जो क्लासिफिकेशन का कारण था प्लीस्टोसीन काल में, इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया, जो कि यह इंडो ब्रह्म नदी थी जो मायोसीन काल में बहती थी। तो पोटवार पठार जो कि जिसको हम दिल्ली रिज के नाम से बोलते हैं, यह सिंधु नदी और गंगा नदी तंत्र के बीच का जो डिवाइड का कारण था। इसके साथ ही गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात करते हैं, राजमहल की पहाड़ी और इधर मेघालय का पठार, जिसके बीच में एक गैप बना। अगर हम बात करें इस बीच के गैप की, तो ये नदियां देखेंगे ऐसे आती है, तो इसी गैप से पास करते हुए बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। अब आगे बात करें सिंधु नदी तंत्र की, तो देखिए सिंधु नदी तंत्र क्या है। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र, तो देखिए अगर इसकी उत्पत्ति देखें तो कहाँ से आती है, तो यह तिब्बत के कैलाश पर्वत श्रेणी है, वहाँ से बोखरचू नामक स्थान से निकलती है। और यह जो नदी है यह भारत की सबसे पश्चिमी नदी है। अगर इसका उद्गम देखें तो बोखरचू जो कि कैलाश पर्वत, यह कहाँ है, तो यह तिब्बत में है। अगर आगे बात करें इसकी लंबाई की, पहले क्षेत्रफल की, तो इसका कुल क्षेत्रफल, अगर इसके हम कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 11,00,000 11,65,000 सिंधु नदी तंत्र का 11,65,000 किलोमीटर स्क्वायर। अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें, भारत में अगर हम भारत में क्षेत्रफल की बात करें तो 3,81,289 किलोमीटर है। अगर इसकी हम कुल लंबाई की बात करें, अगर इसकी हम कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर। इसकी अगर कुल लंबाई की बात करें तो 2880 किलोमीटर। अगर इसके भारत में लंबाई की बात करें, भारत में लंबाई, तो अगर भारत में लंबाई की बात करें तो 1114 किलोमीटर। अब आगे बात करें इसमें कुल क्षेत्रफल 11,00,000। देखिए एक बार फिर से, सिंधु नदी तंत्र जिसका उद्गम बोखरचू कैलाश पर्वत जो कि तिब्बत में है, यह
बोखरचू के निकट एक हिमनद उससे निकलता है। इसके बाद कुल क्षेत्रफल 11,65,000 किलोमीटर स्क्वायर। अब भारत में क्षेत्रफल की बात करें तो 3,21,289 और कुल लंबाई की बात करें तो 1880 किलोमीटर। भारत में लंबाई 1114 किलोमीटर, जो कि भारत की सबसे पश्चिमी नदी है। इसके साथ ही बात करें तो इसको तिब्बत में बोलते हैं शेरमुख या सिंगी खम्बान। इसको तिब्बत में शेरमुख या सिंगी खम्बान भी बोलते हैं। तो अब बात करते हैं, इसका पूरा एक मैप बनाते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं जो कि इसकी सहायक नदियां अभी कहाँ से कौन सी सहायक नदी निकलती है, एक ही मैप में पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं। तो देखिए, यह रहा सिंधु नदी तंत्र। अब इसके बारे में अगर हम डिस्क्राइब करें तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो देखिए, यह जो रेड कलर का दिख रहा है यही है सिंधु नदी। जो रेड कलर का दिख रहा है यह है सिंधु नदी और यह इसकी सहायक नदियाँ। अगर सिंधु नदी की बात करें तो मानसरोवर झील जो कि कैलाश पर्वत है यहाँ पर बात किए थे, बोखरचू के पास हिमनद वहाँ से गुजरती है। देखिए, इसके दाहिने तरफ से नदियाँ कौन कौन सी मिल रही है, तो पहली जो नदी मिल रही है श्योक नदी, इसको हम काराकोरम क्षेत्र में मृत्यु की नदी भी बोलते हैं। श्योक नदी को हम काराकोरम क्षेत्र में बोलते हैं मृत्यु की नदी। एशिया में इसको हम यारकोंडो बोलते हैं, मृत्यु की नदी। और एशिया में इसको बोलते हैं यारकोंडो। काराकोरम क्षेत्र में इसको बोलते हैं मृत्यु की नदी। और यारकोंडा कहाँ बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एशिया में। और इसमें जो नदी मिलती है उसको हम नुब्रा नदी। इसके आगे अगर बढ़े तो एक गिलगित नदी है जो कि इसमें सिंधु नदी में मिलती, जो कि दाहिने तरफ से। और जो स्वात, काबुल, कुर्रम, आगे बात करें तो यहाँ पर एक काबुल नदी और स्वात नदी इसकी सहायक नदियाँ जो कि दाहिने तरफ से मिलती हैं। इसके बाद आगे बात करें तो जो कुर्रम है, तोची है, यह सब कंदर, यह सब जो नदियाँ सब सुलेमान पर्वत श्रेणी से निकलती हैं और सिंधु नदी के दाहिनी तरफ मिलती हैं। ये सब पाकिस्तान में मिलती नदियाँ। इसके बाद आगे बात करें तो कंदर है, गोमल, मेनली गोमल है, लेकिन इसकी सहायक नदी कंदर है और इसके साथ झोब भी है। यानी झोब और कंदर जो नदी उसका पानी गोमल में आता है, फिर यह नदी आकर इसमें जो सिंधु नदी है इसमें मिल जाती है। इसके बाद आगे बात करें तो देखिए यहाँ पर मीठन कोट जो कि पंजाब के एरिया, और यहाँ पर पंचनद का जल प्राप्त करता है। देखिए, इसको पंचनद क्यों बोलते हैं, पंच यानी 5, नद यानी नदियाँ, यानी कि जो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज नदी 5 नदियाँ हैं, उसका जल पाकिस्तान के किस स्थान पर सिंधु नदी मिलता है, तो मीठन कोट में वह सिंधु नदी में जो अपना जल गिराती है। तो यानी अगर पूछे कि सिंधु नदी और पंचनद का संगम स्थल कौन है, तो वह मीठन कोट जो कि पाकिस्तान में। इसके बाद आगे चलकर कराची के पूर्व में अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। अब इधर बात करते हैं जो कि मेन नदियाँ। तो देखिए, इसमें सबसे पहले यहाँ से बात करेंगे चेनाब नदी की। तो चेनाब नदी बड़ा लाचा दर्रे के पास से निकलती है और ये आगे जाकर इसकी सहायक नदी की बात करें तो यह झेलम नदी और यह झेलम नदी। इसके बाद यह रावी नदी जो कि रोहतांग दर्रे से निकलती है और आगे जाकर ये जो चेनाब नदी है उसमें मिल जाती है। अभी कहाँ पर, तो झांग एक स्थान है पाकिस्तान में, तो वहाँ पर मिल जाती है। इसके बाद आगे बात करें तो रोहतांग दर्रे से ही व्यास नदी है, व्यास कुंड से निकलती है और यह सतलज की इम्पॉर्टेंट सहायक नदी है। तो अगर हम सतलज नदी की बात करें तो राकस ताल झील से निकलती है और यह 400 किलोमीटर सिंधु नदी के समानांतर चलती है, पैरेलल चलती है। इसके बाद यानी कि जब ये स्टार्ट होती है तो 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समानांतर चलती है और राकस ताल झील से निकलते हुए। और इसकी जो व्यास जो इम्पोर्टेंट सहायक नदी है, यह व्यास जो है इसमें अपना जल हरिके स्थान पर
मतलब इन दोनों का संगम स्थल हरिके जो कि पंजाब में, यानी हरिके यानी पंजाब में ब्यास और सतलज नदी का संगम स्थल। इसके बाद सतलज नदी आगे बढ़ते हुए यहाँ पर जो चेनाब नदी, झेलम और रावी का जो मिश्रित जल है उसमें यहाँ पर मिलती है, और यही आगे जाकर पंचनद का निर्माण करती है और मीठन कोट में जाकर सिंधु नदी में अपना जल अपवाहित कर देती है। इसके बाद बात करें तो सिंधु नदी जब भारत से निकलती है तो यह पाकिस्तान में एक दर्दिस्तान प्रदेश पड़ता है। वहाँ पर दर्दिस्तान प्रदेश में यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान के मैदानी भागों में दर्दिस्तान में प्रवेश करती है। तो यानी अगर पूछे, देखिए इसमें क्वेश्चन बनने के मेन चांस क्या होते हैं कि दक्षिणी नदियां और पूर्वी नदियां। तो दक्षिणी नदियों की बात करें तो श्योक, नुब्रा, गिलगित, स्वात, काबुल, कुर्रम, तोची, गोमुल, कंदर, इसके बाद झोप, और ये सब दाहिने तरफ से मिल रही है। दाहिने तरफ पूर्वी अगर ये दाहिना या बाई, अगर बाई नदियों की बात करें तो एक देखिए यहाँ पर सोहन नदी है जो कुर्रम और तोची का जो मिश्रित जल यहाँ पर आ रहा है, उसी के जस्ट पहले ही। और एक चीज और, भाखड़ा नांगल परियोजना जानते होंगे जो कि कहाँ पर है, तो सतलज नदी पर है। यहाँ पर एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, भाखड़ा नांगल परियोजना जो कि सतलज नदी पर है। अगर हम बात करें भारत पाकिस्तान जो सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ, तो उसमें बात करें तो जो 3 पूर्ववर्ती नदियां जिसमें से रावी, व्यास और सतलज, इन तीनों नदियों का जो, यानी कि अगर ओवरऑल बात करें तो भारत को 20% जल उपयोग करने का और पाकिस्तान को 80% जल उपयोग करने का समझौता हुआ था, जिसमें से अगर भारत को मिला था तो रावी, व्यास और सतलज नदी, और रेस्ट पीस जो भी नदियां उसका उपयोग पाकिस्तान करता है। तो यह रहा हमारा आज का टॉपिक। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर चीज़ें पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.